नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है बूढ़े माँ बाप की जरूरत। बहू, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत करो। आइंदा से बिना तुमसे पूछे रसोई के अंदर क्या, मैं उसकी चौखट भी पार नहीं करूंगी। पर मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। कुछ तो मेरे बुढ़ापे पर तरस खाओ। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। कोई अपनी बूढ़ी सास के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता। मत करो बहू। मैं बहुत भूखी थी, इसलिए रसोई से बस एक रोटी और ये कल की बची हुई सब्जी ली थी। अब देखो, इसमें भी तुमने कॉकरोच डाल दिया। अब बताओ मैं क्या खाऊंगी। हे भगवान, तूने जब पेट दिया है तो उसकी भूख का इंतजाम भी तू ही कर। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। या तो मुझे मौत दे दे या कोई और ठिकाना। मैं ये खाना नहीं खा सकती। आखिरी बार मुझे माफ कर दो। रोती बिलखती सुष्मिता जी फूट फूट कर रोते हुए अपनी बहू राशि से विनती कर रही थी। राशि सुष्मिता जी के बालों को पकड़ते हुए बोली, बुढ़िया, ये रोटी तो तुम्हें अब खानी ही होगी। यही औकात है तुम्हारी। शुक्र मनाओ, रोटी के साथ तुम्हें कॉकरोच नहीं खिला रही हूँ। बस तुम्हारी थाली में कॉकरोच डाला है। और सब्जी बची हो या झूठी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे फ्रिज को हाथ लगाने की। ये फ्रिज क्या तेरे पति ने खरीदा है? इस घर में पैसे उस बुढ़ाऊ ने लगाए तो तुम अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगी। मुझे तो तुम लोग पहले दिन से ही फूटी आंख नहीं भाते थे। कुछ रोज यहाँ तुम लोगों को रहने देती हूँ, वो मेरी मजबूरी है। वरना मैं तो तुम्हें अपने घर के आसपास भीख भी मांगने ना दूं। और ये रोना धोना करके, आंसू बहाकर किसे डरा रही है? चल, ये सब अपने पति को दिखाना। मैं तो चाहती हूँ कि तुम लोग अब यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। पर तुम बूढ़ी हड्डी इतने ढीठ हो कि जाते भी नहीं हो। अरे, अपनी बेटी के पास क्यों नहीं चली जाती रहने के लिए? उसे तुम्हारी जरूरत होगी। पर मुझे अब तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। चल हट मेरे रास्ते से। आइंदा से ये गलती हुई ना, तो आज तो खाने में कॉकरोच डाला है, कल गटर का पानी पिलाऊंगी। जब सुष्मिता जी को जलील करते करते राशि थक गई तो वहां से चली गई। और सुष्मिता जी चुपचाप अपमान का घूंट पी रही थी। आखिर करती भी क्या? अपना सब कुछ बेच बाच कर बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए वो खुद ही तो आई थी। सुष्मिता जी के पति कुमुद बाबू ने कितनी बार कहा था, सुष्मिता, हम लोग एक दूसरे के लिए काफी है। बच्चों को अपनी जिंदगी जीने देते हैं। आजकल बच्चे माँ बाप की दखल अंदाजी और उनकी उपस्थिति पसंद नहीं करते हैं। पर विमला जी इतनी सीधी और मन की सच्ची थी कि अपनी बची हुई जिंदगी अपने बच्चों के साथ बिताना चाहती थी। सांझ ढले साग सब्जी लेकर थके हारे कुमुद बाबू ने घर के अंदर प्रवेश किया और बोले, सुष्मिता, एक गिलास पानी पिला दो, सांस फूल रही है। कितनी बार कहता हूँ बहू को कि 10 रुपए ज्यादा दे दो या फिर यहीं से सब्जी मंगवा लो, पर मेरी कोई सुनता कहाँ है। अब इस उम्र में मुझे ये सब कहाँ हो पाएगा। खाने को पोषक भोजन नहीं मिलेगा और काम जवानों जैसे कैसे हो पाएंगे। सुष्मिता, सुनती हो? एक गिलास पानी तो पिला दो। अरे बहू, कहाँ चली गई तुम्हारी सास? तुम ही एक गिलास पानी दे दो। कहते कहते कुमुद बाबू बरामदे की टूटी हुई कुर्सी पर निढाल होकर बैठ गए। जैसे ही वो सब्जी का थैला नीचे रखा, थैले में से एक दो टमाटर इधर उधर बिखर गए। राशि उधर से लाल पीली होती हुई आई और बोली, बाबूजी, आपको तो पता है ना टमाटर के क्या भाव है। जब यहाँ तक सब्जी लाए थे तो रसोई में जाकर रख नहीं सकते थे। आप लोगों से एक काम भी ढंग का नहीं होता है। मुझे लग रहा है यहाँ बहुत दिनों से आप रह रहे हैं, इसलिए आपका मन नहीं लग रहा है। मैं कहती हूँ, आप लोग ममता यानी कि ननंद के पास कुछ दिनों के लिए क्यों नहीं चले जाते हैं? नौकरी करने के साथ अब टमाटर भी मुझे ही उठाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फूल जैसी कोमल बीवी आराम जो कर रही होंगी
इतना कहते हुए राशि सब्जी का थैला लेकर रसोई में चली गई। कुमुद बाबू सोचने लगे, इतना हल्ला गुल्ला होने के बाद भी सुष्मिता जी अपने कमरे से नहीं निकली। इसका मतलब है जरूर कोई बात है। उन्होंने बहुत हिम्मत जुटाई और स्टोर रूम की तरफ चले गए, जहां उनके और सुष्मिता जी के रहने का इंतजाम किया गया था। सुष्मिता जी की आंखों के आंसू अभी तक सूखे भी नहीं थे। उसे देखकर कुमुद बाबू सब समझ गए कि फिर बहू ने कुछ अत्याचार किया है। जब उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा और आंखें लाल क्यों हैं? सुष्मिता जी रोते हुए बोली, सुनो जी, एक चुटकी सिंदूर के लिए मैं सातों जन्म आपकी आभारी रहूंगी, पर एक एहसान करो कि अब एक चुटकी जहर भी दे दो। अब मुझसे इतनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। इतना कहकर उसने सारी बात कुमुद बाबू को सुनाई। कुमुद बाबू की आंखें भी भर आई और बोले, मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारी बदहाली का। काश कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी होती, तो आज तुम्हारी ये दशा नहीं होती। चुप हो जाओ अभी। मैं इतना भी कंगाल नहीं हुआ हूँ कि तुम्हारे रहने की व्यवस्था नहीं कर सकता। इतना कहते हुए वो कुछ सोचने लगे और उस दिन को याद करने लगे जब कुमुद बाबू को याद आ गया, जहां उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताया था। इसके बारे में बेटे बहू को याद भी नहीं था। हाँ, शहर में जब नौकरी के सिलसिले में बस गए थे, तो उनके रिटायर्ड होने पर उनके बेटे बहू ने उस घर को बेचने का सुझाव दिया और अपने पास दिल्ली बुलाया था। राशि नौकरी करती थी। वृद्ध दंपति को बेटे बहू के साथ बिताने का मौका मिला। समय की दूरी पर चला अतीत में खोया मन कब निश्चेष्ट हो गया, पता ही नहीं चला। कुमुद बाबू भी अपने पैतृक स्थान को भूल चुके थे। बेटे बहू के सुख जो कि मातृष्ण होते हैं, उन्हें भी अपनी तरफ आकर्षित करने लगे। शुरू शुरू में राशि का स्वभाव अच्छा था। सास ससुर के साथ रहने का ज्यादा मौका नहीं मिला था। राशि का समय ऑफिस और घर के कामों में बीतता था। वहां आने के बाद सुष्मिता जी ने कहा, बहू, घर के कामों की चिंता मत करो। कुछ काम तो काम वाली कर जाती हैं, बाकी मैं कर लूंगी। पूरा दिन खाली ही तो रहती हूँ। लेकिन राशि को उन्हें कोई भी जिम्मेदारी सौंपना पसंद नहीं था। वो सब कुछ खुद करती थी या काम वाली से करवाती। वो अपनी गृहस्थी में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करती थी और सास का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो लोग उसकी मर्जी से वहां रहने नहीं आए थे। सुष्मिता जी को शुरू शुरू में घर के कामों से अलग रखना ही राशि को पसंद था। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सुष्मिता जी किसी भी रूप में उसके घर संसार से जुड़े। वो इतना ही कहती थी, नहीं, मुझे आपकी कोई सहायता नहीं चाहिए। वो दोनों शुरू में उसके लिए बस मेहमान थे और एक सीमा के बाद अनचाहे भी। खुद राशि के माता पिता भी अपने बेटे बहू के पास विदेश रहने चले गए थे और वो उनसे संपर्क भी नहीं करती थी। सुष्मिता जी ने कई बार राशि के स्वभाव से ये स्पष्ट जान लिया कि एक लंबे समय के लिए उस घर में उन दोनों का रहना मुश्किल हो जाएगा। कितने चाव से अपना सब कुछ समेट कर रिटायरमेंट के बाद अपना घर बेचकर बेटे के लिए बड़ा घर लिया कि यहाँ वो एक साथ रहेंगे, पर यहाँ वो अपनी पहचान धीरे धीरे खो रहे थे। हर दिन कुमुद बाबू और सुष्मिता जी बेटे बहू के व्यस्त जीवन में अपना स्थान ढूंढते थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वातावरण की औपचारिकता उन्हें दम घोटू लगने लगेगी। बहू बेटे के सामने कुछ और होती थी और उसके पीछे अपना रूप ही बदल लेती थी। धीरे धीरे उसने अपना रूप ऐसा बदला जिसकी कल्पना भी दोनों दंपति नहीं कर सकते थे, क्योंकि बेटे से बहू का व्यवहार बिल्कुल छुपा हुआ था। एक दिन कुमुद बाबू बोले, लगता है हमारे बच्चों को हमारी जरूरत नहीं है। कहीं हम जबरदस्ती इन पर बोझ तो नहीं बन रहे हैं। दोनों पति पत्नी बात ही कर रहे थे कि कुमुद बाबू का बेटा राजू घर के अंदर दाखिल हुआ। सुष्मिता जी बोली, बेटा राजू, हम सोच रहे थे थोड़े दिन के लिए ममता बेटी के पास हो आए। ये कहकर सुष्मिता जी बेटे के मन को टटोलने लगी।
उन्हें लगा बेटा उन्हें रोकेगा, पर राजू ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानता था कि घर में सब कुछ ठीक नहीं था। उसे जो चाहिए था वो तो मिल चुका था। तो इससे पहले कि दिलों का तनाव बाहर आए, उनका जाना ही ठीक था। राजू बड़े ही सहजता से बोला, देखिए माँ, मुझे जीवन भर अपनी पत्नी के साथ निभाना है, फिर मुझे उसका साथ तो देना ही होगा। अच्छा होगा आप लोग भी कुछ दिन के लिए वहां रह लीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों के जाने की व्यवस्था करता हूँ। वैसे भी लौटकर तो आप लोगों को यहीं आना है, और कोई ठिकाना भी तो नहीं बचा। बिना कहे ही राजू ने बहुत सी बातें कह दी। राजू स्टेशन छोड़ने गया, पर बहू एक बार भी उनसे मिलने तक नहीं आई और ऑफिस चली गई। राजू ने माँ के हाथों में कुछ पैसे जबरदस्ती रख दिए, तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। राजू बोला, माँ, क्यों ये सब ड्रामा स्टेशन पर करती हो? लोग सोचेंगे मैं जबरदस्ती तुम्हें कहीं भेज रहा हूँ और बेटी के घर रहने जा रही हो। कौन सा वृद्धाश्रम जा रही हो? और ऐसा नहीं है कि राशि की ही गलती है। आपने कुछ तो किया होगा जिसके कारण राशि का व्यवहार आपके प्रति बदल गया है। इतना कहकर राजू जैसे ही कुमुद बाबू के पैर छूने लगा, कुमुद बाबू ने उसे गले से लगाते हुए सारे गिले शिकवे पीछे छोड़ दिए और बोले, बेटा, जिस दिन तुम मेरी उम्र में आओगे तब तुम्हें एहसास होगा सही और गलत का। बस इतना ही कहूंगा कि बूढ़े माता पिता की जरूरत शायद बच्चों को नहीं होती है। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठ गए। अगले दिन ममता और दामाद कुंदन घर पर थे। ममता को कुछ महीने पहले ही बच्चे हुए थे। पूरा घर अस्त व्यस्त था। घर में काम वाली तो थी, पर घर की सफाई बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। आते ही सुष्मिता जी ने बेटी की बिखरी गृहस्थी संभाली और घर की काया पलट हो गई। तो ममता की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। सब काम समय पर होने लगा। आया भी ज्यादा ध्यान से काम करने लगी और बच्चों की देखभाल नाना नानी के स्नेह छाया में हो रही थी। इस बात से कुंदन और ममता दोनों खुश थे। कुंदन ने सोचा, अगर ये दोनों यहीं रह रहे हैं तो आया की क्या जरूरत है। उसने ये बात एक रोज हंसी हंसी में सुष्मिता जी के सामने रख दी। कुमुद बाबू ने उसका विरोध किया, परंतु सुष्मिता जी अपने स्वभाव से मजबूर थी। उन्होंने कहा, नहीं जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सच तो कह रहे हैं दामाद जी, जब हम लोग यहाँ रह रहे हैं और देखभाल कर ही लेंगे तो नौकर की क्या जरूरत है। कुमुद बाबू का सोचना था कि इस उम्र में पूरी तरह से बच्चों को और घर के काम को संभालना मुश्किल है, पर वो चुप रहे। धीरे धीरे घर और बाहर के सारे काम दोनों के कंधों पर आ गए। शुरू शुरू में तो सारी व्यवस्था उन्हें अच्छी लगी, परंतु फिर बोझ लगने लगी। आया के जाने के बाद सुष्मिता जी अकेली कितना कुछ करती थी। उन्होंने आगे बढ़कर खुद जिम्मेदारी ली थी, तो वो किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। ममता और कुंदन आराम से अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरत को पूरा करने में लगे रहे। हर शाम ममता अपनी माँ से अपने दोस्तों की आवभगत करवाती और दोनों दंपति बच्चों से बेखबर बाहर घूमते फिरते। ममता तो ये बिल्कुल भूल गई थी कि उसकी माँ सालों से आर्थराइटिस की मरीज है और पिता ब्लड प्रेशर के। उन दोनों के लिए इतनी व्यवस्था और जिम्मेदारियां ठीक नहीं थी। वहां बहू को सास और ससुर की चिंता नहीं थी। यहाँ बेटी दामाद को उनकी नहीं पड़ी थी। कोई नहीं सोच रहा था कि उनके खाने पीने की सुविधाओं के बारे में। बस अपनी जिम्मेदारियां उन पर डाल दी थी। कोई ये नहीं सोच रहा था कि रहने खाने की सुविधा ही जीवन का उत्कर्ष नहीं है। उसके अलावा भी दोनों की कुछ जरूरतें या आशाएं हो सकती हैं। कुमुद बाबू को अपना पुराना घर याद आ रहा था, जहां उन्होंने सुष्मिता जी के साथ जीवन की शुरुआत की थी और सुख दुख बांटते थे। बाद में नौकरी के सिलसिले में वह शहर चले गए। वहां भी साथ में न्यूज़पेपर पढ़ना और कई खबरों पर बातें करते, जो उनके रिटायरमेंट जीवन का एक हिस्सा हो गया था, जो अब असंभव लग रहा था। अचानक से वो सुष्मिता जी से बोले, सुष्मिता, ये कैसे मोह में तुमने खुद को और मुझे फंसा दिया। एक जेल से निकलकर दूसरी जेल में हम आ गए हैं।
एक पल को भी तुम्हें समय नहीं मिलता कि मेरे साथ बैठकर बातें कर सको। जानता हूँ तुम मुझे स्वार्थी समझोगी, पर मैंने ऐसे जीवन की कल्पना नहीं की थी, जहाँ अपनी पत्नी से ही सुख दुख बांटने के लिए मुझे समय ढूंढना होगा। तभी ममता वहां आई और बोली, माँ, आप कहती हैं आपको वक्त नहीं मिलता है और यहाँ बाबूजी के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रही हैं। ये नहीं कि आगे की तैयारी ही कर ले। पूरे दिन आप लोग करते क्या हैं? बस गप्पे ही तो मारते हैं। अब जाइए और बचा हुआ काम निपटाइए। वैसे भी आपके पास तो और कोई ठिकाना भी नहीं है। इतना कहकर वो चली गई। पहले कुमुद बाबू की बातें सुनकर सुष्मिता जी की आंखें भर आई थी, पर बेटी की जली कटी बातों ने उस बात से उनका ध्यान हटा दिया और वो सोचने लगी कि बहू बेटी किसी को हमारी जरूरत नहीं है। बस अपनी जरूरत के लिए वो हमारा इस्तेमाल कर रही है। पर उन्होंने उस वक्त कुछ उत्तर नहीं दिया। सुष्मिता जी थक कर रात को बेड पर लेटी तो कुमुद बाबू से बोली, सुनिए जी, हमारे बच्चे सब कुछ जानते हुए भी अनजान कैसे बने हैं? ऐसे रिश्तों को कोई क्या नाम दे, जो दिन रात लगे रहने के बाद भी जाने अनजाने उनकी कितनी ही बातें हृदय को छलनी कर देती हैं। वहां बहू जलील करती थी, यहाँ बेटी घुमा फिरा उन्हीं बातों को शहद लगाकर कह जाती है। क्या हमारे पास और कोई ठिकाना नहीं है? कहते कहते सुष्मिता जी रोने लगी और अपने आंसुओं के साथ सो गई। 2-3 महीने में ही दोनों अपना अस्तित्व भूल बैठे। कुमुद बाबू तो अंदर ही अंदर घुट रहे थे। वही सुष्मिता जी सोचती थी, बच्चों के लिए इस शरीर को थोड़ा कष्ट भी होगा तो क्या होगा, घर में सुख शांति तो बनी रहेगी। पर उनकी हालत तो उस लड्डू की तरह हो गई थी, जिसे लोग अपनी मर्जी से नचा रहे थे। दिनों दिन सुष्मिता जी की स्थिति खराब होती जा रही थी। सेवा और सम्मान तो दूर की बात है, एक रोटी भी कहीं कोई पूछने वाला नहीं मिला। एक दिन कुमुद बाबू से रहा नहीं गया, तो उन्होंने बेटी से कह दिया, बेटा, अब तुम्हारी माँ से इतना काम नहीं होता है। रोज दर्द से वो छटपटाती हैं, रात में सो नहीं पाती हैं। मैं हर रोज उसके पैर दबाता हूँ, पर मेरी स्थिति देखो, मैं भी तो बूढ़ा हो गया हूँ। मैं तुम्हारी माँ की सेवा करूँ, ये तुम्हें अच्छा लगेगा? ममता तुनक कर बोली, माँ ने खुद ही ये सब काम करना शुरू किया था। मैंने नहीं कहा था उन्हें कि यहाँ आओ और मेरा घर संभालो। मेरा घर जैसा था ठीक था। अब आप मुझे ये सब बातें सुनाकर क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं थी, आप लोगों को मेरी जरूरत थी। कुमुद बाबू सोचने लगे कि हाँ, घर तो ममता का ही था, वो दोनों तो मेहमान थे। ममता ने कुंदन से आया को वापस बुलाने की बात की तो कुंदन का मूड खराब हो गया। खैर, आया आई तो सुष्मिता जी ने चैन की सांस ली, लेकिन कुंदन का व्यवहार बहुत बदल गया। आते जाते वो अपने सास ससुर की बेइज्जती कर देता और ममता खड़ी खड़ी देखती रहती, एक शब्द अपने माता पिता के पक्ष में नहीं कहती, जिसे महसूस कर कुमुद बाबू और सुष्मिता जी का मन एकदम उचट गया। एक दिन कुमुद बाबू ममता से बोले, ममता, कुछ जरूरी काम है, हम दोनों कल मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। वहीं सुष्मिता जी हैरान हो गई, पर उस समय उन्होंने कुछ नहीं पूछा। ममता ने सपाट स्वर में कहा, ठीक है, जाना है तो जाइए, किसने रोका है? इतना कहकर वो चली गई। सुष्मिता जी किचन में काम करते हुए सोच रही थी, बहू के रूखे स्वभाव और अपेक्षापूर्ण व्यवहार होते हुए बेटा अकेला कब तक संबंध निभा पाएगा। समय और स्थान की दूरियां रिश्तों के बीच में वैसे ही आ जाती हैं और यहाँ बेटी दामाद से भी कोई उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि बेटी हो या बहू, बूढ़े माँ बाप की किसी को जरूरत नहीं पड़ती। रात को सोते समय सुष्मिता जी ने कुमुद बाबू से पूछा, ये मुजफ्फरपुर जाने का क्या चक्कर है? कुमुद बाबू ठंडी सांस भरते हुए बोले, सुष्मिता, इन लोगों को लगता है हमारे पास ठिकाना नहीं है। शायद तुम भी भूल गई। याद है, तुम दुल्हन बनकर कहाँ आई थी? और हमारा पहला घर भी तो वही था। अच्छा हुआ उस घर को तुम्हारे बेटे बहू ने बेचने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि उसको बेचकर पैसा मिलता भी तो कितना। इसलिए मैंने मुजफ्फरपुर कह दिया। सुष्मिता जी बोली, मतलब वहां कोई काम नहीं है?
बस आपने वहां जाने का बहाना बनाया। कहते कहते सुष्मिता जी की आंखें नम हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे। कुमुद बाबू उनके गालों से आंसू पोंछते हुए बोले, सुष्मिता, फिर से गृहस्थी बसाना कोई आसान नहीं, बहुत बड़ा काम है। उस टूटे फूटे पुराने मकान को फिर से घर बनाना है और जीवन की एक नई शुरुआत करनी है। अब यही जीवन की सच्चाई है जिसे हम तुम झुठला नहीं सकते और ना ही इस उम्र में कहीं जा पाएंगे। चलो अपने लिए एक ठिकाने की तलाश करते हैं। इस बार हम अपना घर किसी के लिए ना बेचेंगे, ना ही छोड़ेंगे, किसी हालत में नहीं। और रात के अंधेरे में कुमुद बाबू सुष्मिता जी का हाथ थामे अपने सामान के साथ वहां से निकल पड़े। रास्ते में सुष्मिता जी ने कुमुद बाबू से कहा, मुझे नहीं लगता आप इतनी आसानी से हार मानने वालों में से हैं। क्या आप अपने बेटे और बेटी को इतनी आसानी से माफ कर देंगे? कुमुद बाबू हंसते हुए बोले, नहीं, तुम्हारे एक एक आंसुओं का हिसाब तुम्हारे बेटे बहू और बेटी दामाद को देना। वो लोग अपने पैतृक गांव पहुंचे। आस पड़ोस में अभी भी कुछ लोग थे जो उनका सम्मान करते थे। उनकी सहायता से उन्होंने टूटे फूटे घरों को एक हफ्ते में ठीक किया और तब तक उन्हें अपने घर में स्थान दिया। समय बीता, अब सब कुछ संभल गया तो कुमुद बाबू ने शहर जाकर वकील से बात की और उन्हें बताया कि बेटे ने जो मकान लिया है उसमें सारे पैसे मेरे लगे हैं। आज भी मेरे पास उन पैसों की रसीद है और उन्होंने वो घर मेरे ही नाम पर लिया था, तो मुझे वो घर वापस चाहिए या फिर मेरे जितने पैसे लगे थे वो मुझे दिलवाइए। बेटी दामाद पर भी कुमुद बाबू ने केस किया क्योंकि दामाद का जो बिजनेस चल रहा था उसके दुकान के लिए भी पैसे कुमुद बाबू ने ही लगाए थे। जब दोनों को कोर्ट का नोटिस मिला तो दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। भागे भागे सब गांव पहुंचे। जब झोपड़ी की जगह आलीशान 2 मंजिला मकान देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पर दरवाजे पर एक दरबान था जिन्होंने उन लोगों को घर के अंदर नहीं आने दिया। सभी लोग नीचे से ही आवाज लगाने लगे, बाबूजी, पापा जी, नीचे आइए। कुमुद बाबू छत पर खड़े कमर पर हाथ रखकर बोले, दरबार, जो भी यहाँ शोर मचाए उसे डंडे मारकर बाहर करो। मैं इन लोगों को नहीं जानता। ये कौन पराये लोग हैं जो आज भीख मांगने मेरे दरवाजे पर लौट कर आए हैं? कहो इनसे कि मैं नमक हराम भिखारी को अब भीख भी नहीं देता हूँ। जिसने मेरी सुष्मिता को कॉकरोच वाला खाना खिलाया था उसे मैं अगर छठी का दूध न याद दिलाया तो मैं भी अपनी सुष्मिता का पति नहीं। जाओ, अब तुम लोगों से कोर्ट में मुलाकात होगी और दोबारा कभी इस चौखट पर मत आना। चारों के चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उस टूटे फूटे मकान को वो इतना बड़ा आलीशान घर बना देंगे और उनकी जमे जमाए कारोबार को वो तिनकों की तरह बिखेर देंगे। कोर्ट में केस चला। जब कुमुद बाबू ने अपनी पत्नी पर किए गए अत्याचार को कोर्ट में सबके सामने कहा तो कोर्ट में बैठे हर एक इंसान की आंखें आंसुओं से भीग गई और सब राशि और ममता पर थू थू करने लगे कि कोई औरत इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। सच कहा है किसी ने, बहू हो या बेटी, किसी को बूढ़े माता पिता की जरूरत तभी तक पड़ती है जब तक उनके पास पैसे और ताकत होती है, और जब ये दोनों खत्म हो जाते हैं तो बूढ़े माँ बाप की किसी को जरूरत नहीं होती। आखिरकार फैसला कुमुद बाबू के हक में हुआ। उनका सारा पैसा उन्हें वापस मिला।
कुमुद बाबू ने जीते जी जिंदगी अपने सारे पैसे और मकान वृद्ध लोगों के नाम कर दिए और सुष्मिता जी के साथ बची हुई जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।